एक बार मैं पुनः जुड़ गया हूँ रिफ़्रेश होकर, क्योंकि 1 घंटा हमको पूरा मिल जाएगा बातचीत करने के लिए। पहले जब हम जुड़े थे तो नेटवर्क की समस्या आ रही थी, तो उसमें लगभग 14-15 मिनट व्यतीत हो गया था। हम दोबारा जुड़े हैं तो हमको फिर से 1 घंटे बातचीत करने की गुंजाइश बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि इस बार हम लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। मैं राजवेंद्र जी, सुंदरलाल मालवीय जी, डॉक्टर संध्या पुरेचा जी का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। आप कई दिनों बाद आई, अच्छा लग रहा है। नीरव देसाई जी। श्याम जी, आपको नमस्कार। अब ठीक हो गया? आप थोड़ा पास आ जाओ भाई साहब। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक। इस समय वही हमारे सब साथी जुड़े हुए हैं दोबारा से, और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले कि नेटवर्क फिर बहुत बहुत धोखा कुछ धन्यवाद करे। भाई। नेटवर्क के धोखे से बचने के लिए हमको बात शुरू कर देनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल। भोपाल से वैशाली गुप्ता जी, प्रेम गुप्ता जी, लोकेन भाई, श्याम सुंदर जी, आप आपके सभी जानने वाले लोग हैं। लोकेन भाई साहब सभी जुड़े हैं, और हम सबको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। आपको भाई साहब बताना चाहूंगा कि ये पिछले 4 महीनों से एक हमने सिलसिला शुरू किया था, प्रतिदिन बात करने का, लेखकों और कलाकारों से। तो जी, आप सबके प्रोत्साहन और दुआ से हम लगभग 122 अंक तक आ गए बात करते हुए। आज 122 पे मैं खुद आपके सामने हूँ। जी। और मैं सभी दर्शकों का, सारे अपने मित्रों का, अपने गुरुजनों का हृदय से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमें आपकी सजल यात्रा को लेकर एक लगातार जिज्ञासा रहती है। बहुत सारा काम पिछले 15-20 वर्षों में, जब से मैं आपके सानिध्य में हूँ, जितना जितना इस संयोग हुआ कि भोपाल में या उज्जैन में आपका काम देखा, लेकिन उससे अधिक आपका योगदान है, न केवल हिंदी रंगमंच पे बल्कि संस्कृत में भी, और लोक नाट्य परंपरा माच को लेकर भी। उन सब अलग अलग सृजनात्मक दायित्वों को निभाने का एक पूरा सिलसिला, जो पिछले लगभग मुझे लगता है 40 साल या उससे अधिक हो गया होगा, ये किस तरह से शुरू हुआ है। और यह भी जानने की जिज्ञासा है कि आप आरंभ से उज्जैन के रहने वाले हैं, उज्जैन में ही आपका जन्म हुआ, या कहीं से उज्जैन आकर बसे हैं परिवार। तो आरंभिक रूप से कुछ हमसे बात कीजिए। सुनील जी, कोई भी शुभ कार्य करने के पहले हम गणपति को याद करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो बिल्कुल। मैं 4 लाइनें गणपति वंदना से शुरू इस बात को करूंगा। बिल्कुल भाई साहब। माच की गजल है, जिसमें गणपति जी का आह्वान हम लोग कर रहे हैं। हाँ। एज कहीं रिद्धि सिद्धि चमर डुलावे, गणपत पूजा पेला ढोलक चाल पलट के। वाह वाह। आ, हाँ। एज रिद्धि सिद्धि चमर डुलावे, गणपत पूजा पेला, और माँ सरस्वत को ध्यान धरी ने गुरु से आज्ञा लेला। ओ अगवान बिराजो भैरव बटक रूप अलबेला, और साय करो अंजनी लाल तम आज माच हम खेला जी फिर माणक खंबे। आहा। आ हाँ। आहा। तो ये बहुत थी गणेश वंदना, जिससे हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है। और बहुत। जैसा कि आपका सवाल था कि मैं उज्जैन में ही मेरा जन्म हुआ है, और उज्जैन से ही मैंने अपनी रंग यात्रा लगभग 78 जी। 78 से कालिदास समारोह से मेरी शुरुआत हुई है। जी। जी। यहाँ पर एक एनएसडी से पास आउट रंगकर्मी थे, बहुत ही अच्छे रंगकर्मी, धीरेन परमार। हाँ। वे मैं एकेडमी में ही
मुझे उनके कुछ स्मरण हैं जब मैं बहुत छोटा था, हालांकि मैं नौकरी में आ जी। गया था, और जी। साल 2 साल की पहचान थी जब उनका फिर देहांत हो गया था, लेकिन बहुत नम्र और अत्यंत सभ्य और दिव्य रूपी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ 78 में मुद्रा राक्षस हाँ नाटक जो था, वत्सराज लिखित, वो जी। मैंने सबसे पहले उनके साथ काम किया था। उसमें मैंने दो रोल किए थे, कंचुकी का और चंदन दास, श्रेष्ठी चंदन दास का। हाँ तो हाँ। वहां से मेरी रंग यात्रा शुरू हुई। जी जी। और जी। उस पूरा उस समय उज्जैन का रंग वातावरण किस तरह का था? कौन कौन लोग सक्रिय थे, और नाम कुछ आपको याद आते हो? देखिए, मेरा सौभाग्य है सुनील जी के उस समय के रंगमंच के सब उज्जैन की जो दिग्गज कलाकार थे, हम्म। भगवती शर्मा, हाँ नवीन डेविड। भगवती शर्मा ने उसमें चाणक्य का रोल किया था। हाँ। और नवीन डेविड जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, जी हमारे जी। गुरु थे। उन्होंने अमात्य राक्षस का रोल किया था। राम राजेश मिश्र थे उसमें, जो हाँ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। हाँ, बाद पंकज कुलपति पाठक हुए। जी थे। प्रतीश। पंकज पाठक जी, उनके बड़े भाई प्रतीश पाठक, बिल्कुल। ओहो हो। हाँ, आवाज चली गई है। आवाज आवाज प्रभावित हुई है। आवाज नहीं आ रही है। तकदीर हुसैन। हम्म। अजय मेहता। हाँ भाई साहब। हाँ। हाँ जी, अब आ तो रही है आप। ऐसे ऐसे सब जो उस समय के सबसे अच्छे अभिनेता उज्जैन के माने जाते थे, उन लोगों के हम्म। साथ मेरी यंग यात्रा शुरू हुई। मैं उस समय बहुत छोटा था, आप अंदाज लगा सकते हैं कि मेरी हाँ उम्र होगी लगभग 20 साल के अंदर अंदर ही होऊंगा मैं। जी जी जी। और जी। घर में नाटक करने दिया परिवार ने? आपने चाहा नाटक करना, या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके पीछे भगवती शर्मा, जो कि मेरे मामा लगते हैं, मेरी माँ ने उन्हें राखी बांधी थी, हाँ मुंह हाँ। बोले भाई थे। तो जी। उन्होंने भी काफी मुझे सपोर्ट किया, घर वालों को समझाया कि जब इसकी रुचि इस क्षेत्र में है तो इसको आगे बढ़ने दो, ये कुछ करेगा। तो उनका आशीर्वाद रहा, और घर वालों की तरफ से भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा बंदिश नहीं थी। हम्म। माँ हमारी टीचर थी, हाँ। पिताजी व्यवसायी थे। तो थोड़ा सा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हमें इसके लिए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। आपको आकर्षण कैसे हुआ कि नाटक नाटक ने किस तरह आपको आकर्षित किया, नाटक में ही जाना है? देखिए सुनील भाई, मैं शुरू से कला के प्रति समर्पित रहा।
बचपन में मुझे गाने का बड़ा शौक था। हाँ तो मैं ऑर्केस्ट्रा में जाकर गाया करता था। जी जी। और स्कूल समय में जो स्कूल में वार्षिक उत्सव वगैरह होते थे तो उसमें भी मैं गाने की कंपटीशन में भाग लेता था। और भगवान की कृपा से मुझे पुरस्कार भी पुरस्कार, मिलता था। पुरस्कार, जी पहला जी स्थान, ये सब चीजों से बहुत हौसला बढ़ता है। जी और जी जी इस तरह से जो नाटक में आपका जुड़ना हुआ धीरेन्द्र परमार जी की वजह से, जी गंभीरता पूर्वक रंगमंच को आपने किस समय लिया? क्योंकि मैंने देखा है कि आपने एक अभिनेता के रूप में और एक निर्देशक के भी रूप में इसको बहुत सिंसियरली बहुत ग्राह्य किया है, और वही वो आपके मूड का एक लगभग पर्याय बन गया। आपने, जी जब जब मैं ये इनसे बात कर रहा था, ये संदीप आनंद आपका के शिष्य हैं, कुछ दिनों पहले हमारे कार्यक्रम का मेहमान थे वो। जी तो जी जी वो आप एक, मुझे उन्होंने एक प्रसंग बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक रामलीला में जब काम किया था तो बोले आप उसमें राम बने थे, तो लगभग आप उसमें एकाकार हो गए थे और पूरे खाली। रामलीला नहीं, रामलीला नहीं, एक नाटक था कुंदमाला। कुंदमाला, हाँ कुंदमाला। कुंदमाला वो सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जो लखनऊ वाले हैं, जी जी। उन्होंने उसे डायरेक्ट किया था। हाँ हाँ। तो उस नाटक में मैंने राम का रोल किया था। और ये जो आनंद है, हाँ सुनील आनंद, संदीप, ये हाँ लव कुश दोनों जुड़वा भाई हैं, दो भाई हैं, हाँ हाँ हाँ। दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो इन्होंने मेरे बेटों लव कुश का उसमें अभिनय किया था। हाँ तो ये एक यादगार प्रसंग है कि अब आज वो लोग तो बॉम्बे में अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है कि मेरे साथ जो बच्चे काम कर रहे थे वो आज माया नगरी में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। नहीं, ये सब लोग आपका बड़े आदर से लेते हैं। अभी वो उपस्थित भी है, कार्यक्रम देख रहे हैं, संदीप। जी 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 और वो बताते थे कि आप चरित्र में ही रहते थे। तो कोई भी भूमिका जो आपको इस तरह मिल जाया करती थी, ऐसे कौन कौन से किरदार हैं जो जिसको निभाकर आपको एक संतुष्टि मिली लगातार करते हुए? ऐसे बहुत से हैं। मैंने, देखिए सुनील जी की, बेसिकली तो मैं अभिनेता हूँ। जी। बचपन से अभिनय का शौक रहा। जब मैं इस लाइन से जुड़ा, 78 हाँ में मैंने धीरेन्द्र परमार जी के साथ काम किया। उसके बाद में फिर 2-4 महीने बाद हफीज खान जो एनएसडी से हाँ। स्नातक हैं, हफीज उज्जैन के खान। ही हैं, वे एक नाटक करने आए, दुलारी बाई। जी जी। उसमें मैंने चिमना माझी और एक और कोई कैरेक्टर था, 2 रोल उसमें भी मैंने किए थे। हम्म। अ, प्रभात कुमार भट्टाचार्य आप जानते होंगे, उज्जैन के बल्कि प्रदेश के जाने माने एक रंगकर्मी, बहुत ही अच्छे रंगकर्मी रहे हैं, हाँ बहुत अच्छे लेखक रहे हैं, हाँ बहुत बिल्कुल। अच्छे नाटककार रहे हैं। उनकी चलाई हुई एक एकेडमी, मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी। हम्म। तो इस तरीके से मैंने 78 के बाद में 2-3 और ग्रुपों के साथ में जुड़ के काम करने की कोशिश की, लेकिन संतुष्टि वाली जो बात थी वो मुझे कहीं मिल ना पाई। हम्म। तो सौभाग्य से प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी के, मेरे पिताजी से बहुत घनिष्ठ संबंध थे, छोटे भाई बड़े भाई जैसे संबंध थे। हम्म। तो उन्होंने भी फिर मुझे हाथों हाथ लिया, प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने और भगवती शर्मा जी ने, कि भाई अब जब तेरे को करना ही है तो तू सिलसिलेवार काम शुरू कर। तो मैंने फिर मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी से 1 वर्षीय जो नाटक का डिप्लोमा है, वो डिप्लोमा प्राप्त किया 1980 में। हाँ 80 में मैंने डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद में फिर मेरी रंग यात्रा और आगे बढ़ी। उसी समय मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा भारत भवन में रंगमंडल का निर्माण हुआ। हाँ। उसमें मैंने फिर अप्लाई किया और आप सब लोगों के आशीर्वाद से मेरा उसमें एक अभिनेता के तौर पे चयन भी हुआ। चयन हुआ जी। तो ये एक यात्रा रही है शुरुआती। भारत भवन में रंगमंडल में तो बाबा कारन जी के सानिध्य में रंगमंडल की शुरुआत हुई थी। वो जी जी आपके उस बिल्कुल तरह से गंभीर रंगकर्म की एक प्रक्रिया के पहले गुरु माने जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। बाबा कारंत हमारे प्रारंभिक नाट्य रंग के गुरु हैं। उन्हीं से हमने बहुत कुछ सीखा। हालांकि उज्जैन में भी मैंने काम किया काफी 2-3 वर्षों तक, तो वो चीजें अनुभव के तौर पे मुझे रंगमंडल में बहुत सहायक रही।
मैं बहुत सारी चीजों को पहले से ही जान के वहां पर काम करने पहुंचा, और फिर बाबा का आशीर्वाद बना, बाबा का मार्गदर्शन मिला, बाबा की शिक्षाएं मिली कि किस तरह से नाटक को क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो ये हम उन सौभाग्यशालियों में से हैं। आज बाबा नहीं है, उनकी स्मृति को मैं प्रणाम करता हूँ। अलगदा नहीं है, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। आज अलगदा का जन्म दिवस भी है। हाँ, उनकी स्मृति को भी मैं नमन करता हूँ। तो ऐसे बड़े अच्छे मेरे सौभाग्य रहे कि मैं ऐसे लोगों के साथ में काम करने का मुझे अवसर मिला। भाई साहब रंगमंडल में आप कितने समय रहे वहाँ? 2-3 साल? रंगमंडल में लगभग मैं 3 साल रहा। 81 में शुरू हुआ था। हाँ हाँ। 81, 82 और 83 फिर मैं छोड़ के चला आया था, क्योंकि मेरे फादर नहीं रहे थे, तो मुझे थोड़ी सी घर की प्रॉब्लम थी, तो हाँ। मैं वापस उज्जैन आ गया था। हाँ, लेकिन उन 3 वर्षों में रंगमंडल ने बहुत ऊंचाइयां अर्जित की। आप जी बिल्कुल। उनमें से किन किन नाटकों का हिस्सा थे? मैं जो सबसे पहले नाटक रंगमंडल का हुआ था चतुर्भाणी जी। कारण जी ने उसे डायरेक्ट किया था, और 81 में वो कालिदास समारोह में खेलने के लिए हम लोग उज्जैन आए थे। हाँ। और बहुत कम समय उसके लिए हमको मिला था, 10 दिन मुश्किल से उसे मिले थे। कारण जी ने कहा कि एक चुनौती है और इसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम सब लोग उज्जैन 10 रोज तक हम लोग यहाँ अलगधाम धर्मशाला है उसी में रहे। यहीं कास्ट्यूम भी बनी, यहीं पे सारी चीजें तैयार हुई और रिहर्सल भी हुई। तो ये एक जो मादा कि कुछ नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ करना है, हाँ। ये कारण जी से सीखने को मिला हमें। तो चतुर्भाणी हमने किया। उसके बाद विशाख नाटक जयशंकर प्रसाद का वो किया। फिर घासीराम कोतवाल जो कि बड़ा हिट प्रोडक्शन का रंगमंडल का रहा, ऐतिहासिक बिल्कुल। उसके बाद में बेरी जॉन का नाटक 2 कश्तियों का सवार, हाँ। वो भी बड़ा अच्छा नाटक रहा। हाँ। ऐसे बहुत सारे और भी लोक नाट्य का एक बाबा ने कार्य शुरू किया था। सारी मध्य प्रदेश की लोक कलाएं, बल्कि प्रदेश से बाहर की भी लोक कलाओं के कलाकारों को आमंत्रित करके हमको लोक कलाओं में भी निपुण किया। और उसी में मार्च हाँ। पंडित ओम प्रकाश शर्मा को बाबा ने आमंत्रित किया, और वहां से मेरी एक अच्छे अभिनेता की पहचान बनी, क्योंकि उस नाटक में, उस मार्च में जो चंद्रकला सूरजकरण मार्च था, उसमें मैंने चंद्रकला का रोल किया था और आलोक चटर्जी ने सूरजकरण का रोल किया था। तो ऑडियंस में ये शर्त लगती थी कि ये जो लड़की है, जो राजकुमारी बनी है, ये लड़का है कि लड़की है। बड़ा उत्साह रहता था लोगों में। और वहीं उसी लोक नाट्य को देखकर बेरी जॉन ने मुझे अपने 2 कश्तियों का सवार में एक अहम रोल दिया था। अच्छा अच्छा जी। तो ये भाई इसी दौरान, हाँ, इसी दौरान हमारा संपर्क ऐसे रंग प्रशिक्षक से हुआ जो आज देश के शेर माने जाते हैं, रंग कर्म के शेर, रतन थियम। क्या बात है, बिल्कुल सही। उनकी पूरी पर्सनालिटी में सिंह वाला पूरा भाव दिखता है, डायनेमिक। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उनको ये भी हमारा सौभाग्य रहा कि रतन दा के साथ भी हमने मार्शल आर्ट का एक महीने का ट्रेनिंग उनसे लिया। उस समय भारत भवन बन अपनी प्रोसेस में था, निर्माण प्रोसेस में। हम लोग गांधी भवन में हम लोगों को जगह मिली थी, हम लोग वहां काम करते थे। तो सुनील भाई, बड़ा अच्छा लगता है कि बाबा कारंत, एम के रैना, बंसी कौल, रतन थियम जी, पणिक्कर साहब, जो देश के जाने माने रंग निर्देशक रहे, उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो उज्जैन छोड़कर जो 3 साल भोपाल आना, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा एक तरह से देखा जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात थी भाई साहब कि अपने शहर में जिस तरह से आपने कुछ गतिविधियों में हिस्सा लेकर, नाटकों में से जुड़कर जो काम किया, और फिर भोपाल में आके एक ऐसे रंग निर्देशक से आपका पाला पड़ा शब्द में जानबूझ के ले रहा हूं, जिन्होंने 24 घंटे रंगकर्म की अवधारणा को स्थापित किया।
जी बिल्कुल। क्योंकि वो स्वयं बिल्कुल भी परदेश में आए थे और भोपाल में अपने मध्य प्रदेश में उनको एक बड़ी रेखा खींचनी थी, तो उनके पास 24 घंटे कोई काम नहीं था सिवाय थिएटर के। सिवाय थिएटर के कोई काम नहीं होता था सुनील भाई। सुबह 8 बजे से हम लोग काम शुरू करते थे, तो रात को हमें कब जाना है क्या करना है कोई कुछ तय नहीं होता था। मुझे अच्छी तरह याद है, हम 11-12 बजे के पहले तो कभी घर, मतलब जहाँ भी रहते थे वहां जा ही नहीं पाते थे। और ऐसे सुबह जो उनका टाइम वो जो देते थे कि इस समय सब लोग होए, तो उस समय सब लोग आ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आना मतलब, फिर कारण जी का आप खूब जानते हैं, वो बहुत ही विचित्र आदमी थे। ऐसा एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं। हाँ जरूर। रतन श्याम जी का वर्कशॉप शुरू होना था, हाँ और रंगमंडल में हमारी छुट्टी होती थी सोमवार की। जी। सोमवार को हमारा कोई काम नहीं होता था, छुट्टी होती थी। हाँ तो हम लोग, मैं, एक वकार फारूकी थे उज्जैन से, हाँ आलोक चटर्जी और आनंद मिश्रा जी जो हैं, हाँ, बम्बई में ये जो है। 2 लोग जबलपुर के थे और मैं और वकार उज्जैन के थे। तो हम लोग रविवार की रात को वहां से चल दिए अपने अपने शहर की, चलो भाई सोमवार की छुट्टी है, मंगलवार को सुबह अपन पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे। पर अचानक हम लोग तो निकल गए, आलोक चटर्जी और आनंद जबलपुर चले गए, हम और वकार उज्जैन आ गए। पर जब मंगलवार को हम वहां पहुंचे, तब हमें पता चला कि भाई वर्कशॉप तो कल से ही शुरू हो गई है। हाँ रतन रतन श्याम जी कल से ही आ गए हैं और वर्कशॉप शुरू हो गया है। हम बड़े डरते डरते कि अब क्या होगा। गांधी भवन पहुंचे, गांधी भवन के गेट के बाहर ही बाबा टहल रहे थे। हाँ हाँ। हम चारों बिल्कुल चुपचाप गर्दन नीचे करके, हमारी हिम्मत नहीं उनसे बात करने की कि क्या बोले कैसे बोले, आंख बंद करके नीचे खड़े रहे। बाबा ने भी हमें 10 मिनट तक कोई तवज्जो नहीं दी, वो घूमते रहे अपने, देखते रहे कि यहाँ ये खड़े हैं। फिर उन्होंने हमें अंदर बुलाया, एक ब्रेक हुआ, टी ब्रेक होता था, एक 1-1.5 घंटे बाद हम अंदर गए। हमने बाबा से सब से क्षमा मांगी कि बाबा हम लोग नहीं आ पाए कल। क्यों नहीं आ पाए आप, कहाँ चले गए थे, किसको बोल के गए थे, ये इस तरह से रंगकर्म करेंगे आप। हम्म। रतन श्याम जी बैठे थे, अब वो तो बाहर से आए हुए थे, वो कुछ बोल नहीं सकते थे। तो ठीक है, आप लोग अब 7 दिन तक क्लास में नहीं जाएंगे, और क्लास में जो हो रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ये हमें सजा दी गई ओह। कि आप क्लास में नहीं जाएंगे, और क्लास में रतन दादा क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और हम ओह। लोग वहां बाहर, हॉल के बाहर जूते चप्पल जहाँ रखे रहते थे वहां बैठ के यूं देखा करते थे कि अंदर रतन दा क्या सिखा रहे हैं। और हमें 2 डंडे ले आए थे आलोक वगैरह, हम सब लोग उससे प्रैक्टिस करते थे शॉर्ट फाइटिंग वगैरह की। तो ये एक उत्साह, एक लगन, एक निष्ठा काम के प्रति, ये हाँ। बाबा की देन है। आज हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सब उनका आशीर्वाद है। अच्छा, बाबा की खासियत ये भी थी कि उनके जुड़ने से ही रंगमंडल के कलाकारों को देश के दूसरे मूर्धन्य रंगकर्मियों से जुड़ने के अवसर मिले। बिल्कुल। और उनके आपस में पारस्परिक सौहार्द भी थे। सभी जितने भी ये गुणीजन थे, रतन दा या एम के रेना जी, सब आपने नाम बताए, ये सब लोग जी एक दूसरे का बहुत आदर करते थे, एक दूसरे की क्रिएटिविटी का बड़ा मान करते थे। जी 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 जी। ये भी। एम के रैना जी को तो रंगमंडल में नहीं बुलाया गया था कभी, मुझे याद नहीं कि उन्हें कभी बुलाया गया। एम के रैना के साथ मेरा 1980 में उज्जैन में ही भट्टाचार्य जी ने एक फेस्टिवल किया था, भास नाट्य फेस्टिवल। अच्छा, उसमें भास्कर। भास के, हाँ उसके भास के 7 नाटक एम के रैना जी विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आए थे। हम्म। उनके सहायक के रूप में सुरेश भारद्वाज जी थे। वो हम्म। दोनों लोग 1-2 महीने यहाँ उज्जैन में रह के उन्होंने भास नाट्य समारोह के 7 नाटक तैयार करे थे। और हम्म। आपके आशीर्वाद से और सब लोगों के आशीर्वाद से लगभग मैंने सभी नाटकों में मेन रोल किया था। क्या बात है। दूध घटोत्कच, कर्णभारम, स्वप्न वासवदत्तम, उरुभंगम। तो एम के रैना जी से इस तरीके से मेरा जुड़ाव उस समय हुआ। नाट्य निर्देशकों के साथ
काम करते हुए जब किसी भी रोल के बारे में डिसाइड होता है कि ये एक तो ये नाटक फाइनल हुआ, फिर नाटक पे कौन सा रोल कौन करेगा, ये एक समय जब आता है, आपको कोई किरदार चुनौतीपूर्ण मिला, तो फिर इंटरनली आप किस तरह से फील किया आपने समय समय पे जब आपको किरदार करने को मिले? और क्या आपको अपने लिए खुद आंतरिक अनुशासन या कमिटमेंट या कोई बेचैनी या किस तरह से प्रिपरेशन आप करते थे, उसके बारे में जरूर जानना चाहूंगा। जी जी जी, देखिए मैंने आपको एक अपना पक्ष बताया है कि मैं सुर और ताल की समझ भगवान ने मुझे ऊपर शुरू वाले से। ने दी थी। जी जी बचपन से पैदाइश ही वो मेरे साथ था। जी और उसी के साथ जब संगीत का थोड़ा ज्ञान था तो मुझे ताल का भी ज्ञान था। जी। मैं डांस भी अच्छा कर लेता था, अच्छा अच्छा। नृत्य भी अच्छा कर लेता था। तो एक अभिनेता के तौर पे ये दो चीज मुझे गॉड गिफ्ट थी। जी और फिर धीरे धीरे अभिनय के और पक्षों को मैं जानता गया, मेरी उत्सुकता बढ़ती गई। जी तो ये एक अपने आप मन में लगन के कारण मेरा ये सब कुछ होता गया। मैं आपको एक और किस्सा सुनाऊं। बेरी जॉन जब रंगमंडल में आए थे, कास्टिंग नहीं हुआ था दो कश्तियों का सवार का, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उन्होंने मेरा माच का जो लड़की वाला गेटअप था हाँ वो उन्हें बहुत आप, पसंद था। और मेरी आपने कहा था कि उससे बहुत प्रभावित हुए थे, उसी से वजह से रोल दिया था आपको। जी 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 जी, तो उन्होंने मुझे, थोड़ा अंधेरा हो गया मैं रोज चेहरा, उनके साथ लंच लेना। फेस पर अंधेरा आ गया एकदम से, कोई लाइट बंद हुई हेलो, क्या? नहीं नहीं लाइट बंद नहीं हुई, अंधेरा आ रहा थोड़ा सा फिर। हेलो, हेलो, आवाज तो सुनाई दे रही हाँ है? हाँ, आवाज बिल्कुल सुनाई। थोड़ा ब्राइट हो जाए चेहरा या तो कोई, हाँ अभी ठीक हो गया। तो बेरी जॉन के साथ में दिन में लंच करने हम लोग ऊपर ऊपर क्वालिटी रेस्टोरेंट हुआ करता था, आपको याद हो तो, हाँ टीटी मार्केट, टीटी नगर में ऊपर जी बिल्कुल। कॉफी हाउस के पीछे। हाँ हाँ तो वहां खाना खाने जाते थे और रोज मैं उनके साथ जाता। उनको भी बीड़ी पीने का शौक था और मुझे भी था, तो वो भी मुझसे बीड़ी मांग लेते थे, मैं उनसे मांग लेता था। ऐसा एक बहुत आत्मीय संबंध उनसे बन गया था। तो उन्होंने कास्टिंग के पहले मुझे कम से कम 4-5 रोज पहले तक वो मुझसे पूछते रहे कि राजेंद्र, हालांकि इंग्लिश में बोलते थे पर थोड़ी टूटी फूटी मुझे भी समझ में आ जाती थी कि क्या कहना चाह रहे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन सा रोल इस नाटक में करना चाहते हो। देखिए सुनील भाई, कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा डायरेक्टर वो एक अभिनेता से पूछ रहा है कि तुम इस नाटक में कौन सा रोल करना चाहते हो। ये वाह, किसी किसी अभिनेता के बहुत अजीब सी बात है। मुझे डायरेक्टर के लिए भी महत्वपूर्ण है, और डायरेक्टर की दृष्टि है, दूरदृष्टि। उन्होंने जी आपको जी बिल्कुल आपके एक काम से, जैसे हांडी का एक चावल देखा जाता है, उन्होंने आंक लिया कि ये इनको सीरियसली लेना हाँ जरूरी है। बिल्कुल। और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम इस पूरे नाटक में कौन सा रोल करना चाहते हो, मैं तुम्हें वो रोल दूंगा। मैं उनको 5 रोज तक टालता रहा। मैंने कहा नहीं सर, मैं अपने मुंह से कभी जीवन में मैंने रोल नहीं मांगा कि किसी ऐसी हिम्मत ही नहीं होती थी ना कि हम ये रोल करेंगे साहब, नहीं तो नाटक नहीं करेंगे। ये तो एटीट्यूड नहीं होता रंगकर का। सही बात। लेकिन बेरी जॉन ने मुझसे पूछते रहे और यही बोलते रहे कि जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक मैं तुमको कास्ट नहीं करूंगा। तो मैं बड़ा पशुपेश में पड़ गया, क्या जवाब दूं। फिर जब वो अंतोगत्वा माने नहीं तो मैंने क्या, अपने को रोल तो करना ही है, इसमें नाटक में हिस्सा तो रहना ही है। तो मैंने उसमें एक सिल्वियो का कैरेक्टर था, आशिक अली का, हाँ हाँ जो कि तलवार फाइट करता था। तो सिर्फ ये मेरे मन में उत्साह था कि ये अगर मैं रोल करूं तो मुझे तलवारबाजी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि रतन दादा से हमने शॉर्ट फाइटिंग सीखा था और बड़े अच्छे से सीखा था। आज हम बड़े घमंड और गर्व के साथ कह सकते हैं कि हाँ, हम शॉर्ट फाइटिंग में अच्छे करतब दिखा सकते, करतब दिखा सकते। तो मैंने वो रोल की डिमांड की, उन्होंने वही रोल मुझे दिया। पर
दूसरे तीसरे दिन उन्होंने बोला कि राजेंद्र, मैं तुमको ये वाला रोल नहीं देना चाहता था। मैंने कहा फिर कौन सा रोल आप देना चाहते थे? तो द्वारका जो थे हमारे रंगमंडल में छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे कलाकार, बहुत गुड़ी, उन्होंने उसमें मेन रोल किया था नौकर का। उनकी एक प्रेमिका थी, अच्छा, द्वारका की उस नाटक में प्रेमिका रहती है, वो रोल सरोज शर्मा ने किया था। सिल्वियो, ये लोकेश भाई साहब ने याद दिलाया। जी जी, सिल्वियो। तो वो बेरी जॉन चाहते थे कि मैं वो द्वारका की जो प्रेमिका है उसका रोल करूं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक महिला के रूप में देख रखा था। तो मैंने उनको बोला कि आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि नहीं, आप जब तुमने अपने मुंह से बोला है कि मैं ये रोल करूंगा तो अब तुम यही रोल करोगे। तो ऐसी ऐसी कृपा और ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करने का अवसर बड़ा बड़ा बोलने को शब्द नहीं है सुनील भाई। मुकेश तिवारी जी भी ज्वाइन हुए अभी अभी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत सुनील भाई। मनु तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब आप एक बात बताइए, हालांकि मैं आपका बहुत रिगार्ड करता हूं, लेकिन आपने खुद ही छेड़ दिया कि आप पे बीड़ी पीने की आदत थी, तो ये कब से लग गई है, किस वक्त से? ये बचपन से है सुनील भाई, बचपन से हमारे पिताजी पिया करते थे, तो हम उनकी जेब से बीड़ी निकाल के चुपचाप से कहीं बाहर बाथरूम में, लेटरिन में, इधर उधर जाके छुप छुप के पिया करते थे। पापा की बीड़ी तो मैंने भी पी है, पर वो जान जाते थे कि इस पे ये ढीला हो गया बंडल, तो एक बार उन्होंने पकड़ लिया था और हमारी माँ से कहने लगे, वो मैं भी गया, मैं भी कई बार पकड़ा गया और खूब मार भी खाई कि इस बीड़ी पीता है। वो तो ये सब अनुभव हैं जीवन के। पिता कहते रंग कर्म से जुड़ गए, तो आप तो जानते हैं रंग कर्मी सब। हाँ, ये सब चेन स्मोकर, बंसीदा चेन स्मोकर हुआ करते। हाँ, उनका परसों बंसीदा का 2 रोज पहले कल ऑपरेशन हुआ है। हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हम सब जो यहाँ पर उपस्थित है, आप सब भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हम सब एक बार नमन करें उस प्रभु को कि उनका ऑपरेशन तो अच्छे से सफल हो गया है, लेकिन वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर फिर से अपने रंग के क्षेत्र में पधारे। परसों उन्होंने बहुत भावपूर्ण व्हाट्सएप सबको भेजा था, तो उससे मैं भी बहुत दुखी हो गया था, पर ईश्वर की कृपा है कि वो सब ऑपरेशन सफल हुआ और वो उनको हमारे लिए बहुत अनमोल है, बल्कि ये कहा जाए मूल्यवान से बड़ा अनमोल होता है, जो जिनकी हम कोई कीमत नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल। और मध्य प्रदेश के लिए भी प्राउड है, और जो कुछ उन्होंने दिया, मैं इस बात को मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि मुझे हमेशा, एक तो हमारे सृजनात्मक समाज की विडंबना है कि किसी को भी आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता, उसकी 4 खामियों से उसको रेखांकित किया जाता। जी जी जी। पर ये कई बार इस बात की पहचान होती है कि उस आदमी में जरूर कोई ना कोई गुण है, इसीलिए वो इतनी खामियों के साथ पहचाना जाता है। देखिए, सिक्के के 2 पहलू हैं, एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है, लेकिन अच्छाई अगर बढ़ती है तो लोग बुराइयों की तरफ ज्यादा इंगित होते हैं। ये आगे कैसे बढ़ रहा है, बहुत इसकी बुराइयां ढूंढ, संगी साथी बड़ा ख्याल रखते हैं इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनकी नियति है। हाँ, ये बहुत, और हमारे संसार में तो हमको वर्षों से, बल्कि ये सब साथ न चले तो शायद हम लोग को भी एक बहाव के विपरीत तैरने का मौका ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन यात्रा कठिन हो जाए। आज जिस जगह पर आप हम हैं, या और भी जो हमारे साथी संगी हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते अगर ये बीच में इस तरीके की विकृतियां नहीं होती। तो ये सिखाती हैं, जीवन में अनुभव देती हैं ये सारी चीजें। और ऐसा मेरा अपना छोटी सी बुद्धि का सोच है सुनील भाई, इसमें अदरवाइज मत लीजिए। नहीं, मैं आप इस बात को रियलाइज करता हूँ और आपके विचार और सोच का भी स्वागत करता हूँ कि ये बहुत महत्ता के साथ ये चीजें हम लोगों के लिए बड़ी काम की है। इसको हम लगभग वो शनि महाराज का लोहे का छल्ला समझो, जो उंगली में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन उससे हम लोग बचे रहते बाकी बाधाओं से। जी जी जी। आपने मार्च को लेकर जो बात किया था, आप जब यहाँ रंगमंडल में आए तब वो एक वर्कशॉप लेने मार्च गुरु आए थे, ओम प्रकाश शर्मा जी। जी 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 जी। तब आप उससे जुड़े, उनके वर्कशॉप में रह करके आपने फिर उस पूरी परंपरा को और डिटेल में समझा होगा, विवरण के साथ, विस्तार से। तो
ये इस मार्च ने आपको किस तरह आकृष्ट किया, और आप तो फिर बाद में उसका बड़ा मजबूत हिस्सा बन गए? देखिए, पंडित ओम प्रकाश शर्मा कालूराम उस्ताद माज घराने के उत्तराधिकारी एकमात्र। जी और पंडित ओम प्रकाश शर्मा से सबसे पहला परिचय मेरा रंगमंडल में ही हुआ। जी जी। उसके पहले उज्जैन में कभी मैं उनसे मिला नहीं था। हाँ हालांकि बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत सारे नाटकों में उन्होंने, लोकेन भाई बैठे हुए हैं, हाँ इन्ना की आवाज में हाँ लोकेन भाई ने इन्ना का रोल किया है उसमें, और ओम दादा ने उसमें संगीत दिया था। हाँ हाँ। पर मेरा कभी उज्जैन में रह के उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं हो पाया हम्म थिएटर के रूप में। हम्म। जब रंगमंडल वो आए तो उनका न मालूम क्यों एक आत्मीयता मेरे प्रति रही कि ये लड़का भी उज्जैन का है। उज्जैन का और है। जब उन्होंने मेरी गायन शैली और मेरी ताल और सारी चीजों को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने मुझे रोल दिया उसमें चंद्रकला का। हाँ और हाँ। उसमें नाटकीय पक्ष जो था वो संजीव दीक्षित एक हुआ करते थे, वो भी एनएसडी पास आउट थे, वो भी हम्म। रंगमंडल में आ चुके थे। जी जी। तो नाटकीय पक्ष वो देखते थे, और जो माच का पूरा रख रखाव था वो दादा ही सब करते थे। हम्म। तो दादा के साथ में वहीं से मेरी एक आत्मीयता बनी। और आज मैं, भले ही वो रंगकर्म हो, संस्कृत रंगकर्म हो, हिंदी रंगकर्म हो, या माच माच का अपना लोकनाट्य का अंदाज हो, वो सब उनका आशीर्वाद है, उनका वरदस्त मेरे सिर पर है। दादा एक ऐसे प्राणी है जो हर किसी के साथ घुल मिल नहीं जाते। वहां भी वही वही ग्रे शेड है। आप उसको पार करके आप अगर आगे पहुंच गए तो समझो उद्धार हो गया। बस तो उद्धार ही हुआ है हमारा। हमारा उद्धार करने वाला दो तीन लोग ही हैं जीवन में। बाबा कारंत हैं जिनका नाम हमारे साथ जुड़ा है, पंडित ओम प्रकाश शर्मा है जिन्होंने हर मुसीबत में हर क्षण में मेरा साथ दिया है। वो कभी किसी के कहने पे कोई काम नहीं करते, लेकिन मैं अगर उनके पास पहुंच जाऊं कि दादा ये करना है और पैसा कुछ नहीं है, तो मेरे को मार देते थे कि तू कैसे पैसे की बात करता है, क्या मैं तेरे लिए पैसे के लिए काम करता हूँ? तू सच में। मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, तू जो बोलेगा वो करूंगा मैं तेरे लिए। तो सुनील भाई, उज्जैन में प्रभात कुमार भट्टाचार्य, एक संस्कृत के विद्वान श्रीनिवास रथ, हाँ। जो कालिदास एकेडमी के लगभग 10 वर्षों तक डायरेक्टर रहे, डायरेक्टर है बिल्कुल। और इन सबसे ऊंचे राष्ट्र कवि जी सुमन जी। जी, बिल्कुल सही। शिवमंगल सिंह सुमन, जी उनका जी। भी बहुत स्नेह मुझ पर रहा। बाबा कारंत, बंसी कौल, एम के रैना, पंडित ओम प्रकाश शर्मा, ये सब लोग का एक जो मेरे पे स्नेह बना है, वो मैं उनका ऋणी हूँ। जीवन भर उसे भूल नहीं सकता, विस्मित नहीं कर सकता। संदीप आनंद इमोशनल हो गए, बोले आपके बात करने से सब पुरानी यादें ताजा हो गई। आपको प्रणाम कर रहे हैं। सुनील बेटा, बहुत अच्छा काम करो संदीप। सुनील। मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद देने योग तो मैं हूं नहीं, लेकिन हाँ फिर भी तुम मेरे अनुज हो, छोटे हो, तो इसलिए तुम्हें प्यार करता हूँ। बहुत अच्छा काम करो, खूब नाम ऊंचा करो। संदीप बहुत तुम्हारा नाम होगा तो तुम्हारे साथ जुड़े हम जैसे लोगों का नाम भी होगा। संदीप बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति। इनसे भी मेरी जो एक आत्मीयता बनी कुछ साल से, तो वो बहुत स्थायी है। ये जी भी जी जी हमारे सुनील, कार्यक्रम में आए थे कुछ दिन पहले। जी आए और थे ना। और यही है कि अपने समय को नहीं भूलने वाले और अपने समय में किए गए उपकारों को याद करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। और ये इस देखिए तरह। सुनील भाई, एक कर्णभार नाटक जो था, हाँ। प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने उसका उसकी पुनर्रचना की थी, हिंदी अनुवाद भी किया था, पुनर्रचना की पुनः। थी। जी जी। उसमें भट्टाचार्य जी ने कर्ण का एक डायलॉग लिखा था, 2 लाइनों का डायलॉग है, लेकिन आज भी मुझे वो मन को बहुत अच्छा लगता है। जी जी। आदमी मरता है मर जाए, आदमी मरता बरसा। है मर जाए, नाम नहीं मरे। आदमी मरता है मर जाए, नाम नहीं मरे। आदमी ऐसा ही काम करे जिससे नाम अमर हो जाए। क्या बात है। तो काम ऐसा करो कि जिससे आपको लोग याद रखें। बिल्कुल नाम बिल्कुल। से आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। बहुत सही बात है।
ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जो है वो हृदय से निकलती हैं जब स्क्रिप्ट राइटर बिल्कुल काम करता है, और वो बिल्कुल। इतिहास बच जाती है। भाई साहब, आपने पणिक्कर साहब का भी नाम लिया था, जी। उनसे कैसा सानिध्य रहा? उनसे लेकिन भाई मैंने कभी उनके नाटक में काम नहीं किया, उनके साथ काम नहीं किया। हम्म। कालिदास समारोह में वो लगातार आते रहे हैं, आपको मालूम ही है, क्योंकि हाँ एकमात्र इंस्टीट्यूट है उनका सोपानम जो संस्कृत नाटकों को करता है। हाँ तो वो जब भी आते थे उज्जैन तो मुझे बहुत स्नेह करते थे, क्योंकि मैंने मध्यम वायु किया था, हाँ। संस्कृत में भी और हिंदी में भी। हिंदी में जी। और मध्यम वायु उन्होंने भी किया था, हाँ जो कि काफी फेमस हुआ था, जिसकी वजह उनका माइलस्टोन था वो नाटक मध्यम हाँ आयोग, भास जी विरचित, जी। जिसके कारण वो एकदम हाईलाइट हुए थे, ऐसा सब लोग कहते हैं। हाँ हाँ। तो जब वो आए उज्जैन तो मैं उनको रिसीव करने गया, यात्रिका में उनको पूरी टीम को ठहराया था। तो ऐसी बातचीत बातचीत में उन्होंने पूछा कि तुमने कौन कौन से नाटक किए। मैंने हम्म, कहा मैंने मध्यम आयोग किया सर। हम्म, तो बड़े प्रसन्न, आश्चर्यचकित कि तुमने मध्यम आयोग किया। उन्होंने पूरे अपने सब एक्टरों को बुलाया, सबको बुलाया हम्म, कि राजेंद्र ने मध्यम आयोग किया। उन्होंने हम्म, फिर ये भी पूछा कि मध्यम आयोग करने के पीछे तुम्हारी मंशा क्या थी। मैंने कहा हाँ सर यात्रा, हाँ यात्रा। क्योंकि नाटक में एक ब्राह्मण परिवार यात्रा कर रहा है जिसको घटोत्कच पकड़ लेता है जंगल में। हाँ। तो मैंने यात्रा को उसमें बेस बनाया कि यात्रा इतनी आसान भी नहीं होती। हम्म, आज हम रेल में सफर कर रहे हो या प्लेन से जा रहे हो या किसी भी साधन से जा रहे हो, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम, नहीं पता, बिल्कुल विपत्ति कैसे आ जाएगी किसी को नहीं मालूम। नहीं पता, बिल्कुल सही। वो ब्राह्मण परिवार भी अपने गंतव्य की ओर जा रहा था, अचानक रास्ते में उसको राक्षस घटोत्कच ने पकड़ लिया। वो तो भगवान का शुक्र था कि भीम वहां आ गए और उसको, उस ब्राह्मण परिवार को बचा लिया। हाँ तो उन्होंने, उनको बड़ा अच्छा लगा कि तुमने बहुत अच्छा एक सूत्र पकड़ा कि यात्रा, हाँ। और उसको लेके तुमने मध्यम आयोग की संरचना की। बहुत खुश हुए थे। उसके बाद के वर्षों में भी वो आते रहे और बहुत उनका स्नेह मुझ पर बना रहा। आप उनके, लेकिन जब जब वो आते होंगे तो उनसे बातचीत में, उनके पूर्वाभ्यासों में भी हाँ बिल्कुल, मैं साथ में रहता था। उनको किसी चीज की सामान की जरूरत होती थी कि ये चाहिए वो चाहिए, तो एक रंगकर्मी और एकेडमी का मुलाजिम होने के नाते उनकी वो समस्याओं को दूर करना मेरा अपना कर्तव्य था, जो मैं करता था। हाँ, और चूंकि आपकी आपकी अभिरुचि का विषय है तो आप तो सानिध्य को भी प्राप्त करते होंगे। जैसे ये मेरे साथ भी होता है कि मैं ऐसे अवसरों को बड़ा अनमोल मानता हूँ कि अगर कोई बड़े जी बड़े व्यक्ति अगर हमारे बीच आए, जैसे आदरणीय अशोक वाजपेयी जी की एक बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि मैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर की चप्पलें उठाने में मैंने परहेज नहीं किया, लेकिन किसी नेता और मंत्री की कोई बात नहीं सुनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अशोक जी की भी बात आपने छेड़ दी। अशोक जी तो उस समय जब रंगमंडल बना था, हमारा काफी उनसे संपर्क रहा। उनका भी आशीर्वाद हम पे बना हुआ है। वो बहुत अच्छे से हमसे सब लोगों से परिचित है। बद, नीलम मान सिंह चौधरी, वो भी हाँ हुआ करती थी, आपको याद हो तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब घासीराम कोतवाल का एक मैं और किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ सुनील भाई। हाँ जरूर भाई साहब। उसमें हम ब्राह्मण टोली में हुआ करते थे। जो कास्टिंग पहले हुआ था उसमें हम ब्राह्मण टोली में थे। हम्म। और सूत्रधार होते थे, दो लोग थे, दो सूत्रधार थे, एक गोविंद दीक्षित और गोविंद जी। एक बद्रीलाल कटारिया। और अच्छा। बद्रीलाल कटारिया दो। हाँ तो लगभग 5-10 शो हो चुके थे। और हाँ अचानक बद्रीलाल कटारिया को, वो रायपुर से थे, छत्तीसगढ़ से, हाँ तो उनको रंगमंडल छोड़ के जाना पड़ा। हाँ। तो हम लाल बंगला एक हुआ करता था, अगर आपको ध्यान हो, ये भारत भवन से अपन बाहर निकले तो कोने पे एक लाल बंगला हुआ करता था, उसको भी किराए से ले लिया गया था और वहां हाँ पर रेसल होती थी। हाँ हाँ, तो याद है। लाल साहब का बंगला कहलाता था। जी जी। तो वहां रेसल चल रही थी। बाबा ने सबको बुलाया, मीटिंग हुई कि ये बद्रीलाल कटारिया जी जा रहे हैं, तो अब सूत्रधार का रोल किसे दिया जाए। तो बाबा के हम्म, दिमाग में सब कुछ फंडे क्लियर थे, लेकिन फिर भी वो सबसे
पूछते थे। हाँ, एक सबने बोला, सबसे बातचीत हुई और उन्होंने अंततः तय किया कि अब जो सूत्रधार होगा वो राजेंद्र अवस्थी होगा। तो वही मैं आप उसमें आप इस तरीके से मेरी कोई गायन शैली के कारण मुझे सूत्रधार गायन का पक्ष, रोल उसमें हाँ, मिला। गायन गायन पक्ष पक्ष की जो मेरा जो एक मेरा मजबूत पक्ष मैं अपने आप का माना हूँ, उसी कारण मुझे बाबा ने सूत्रधार के लिए चयन किया। और फिर काफी शो उसके हम लोगों ने किए, दूरदर्शन पे भी उसको प्रसारित किया गया था। 3 नाटक दूरदर्शन पे रंगमंडल के आए थे, घासीराम कोतवाल, इंसाफ का घेरा और अभी के 2 कश्तियों का सवाल। दो कश्ती ये 3 सवाल। नाटक दूरदर्शन ने जब दूरदर्शन देश में फैला ही हाँ फैला था, हाँ 83-84 की बात है। हाँ, 80 से टीवी आया था और उसके बाद फिर धीरे धीरे। अब ये राज बेंद्रे कह रहे हैं कि सर गीत भी सुना दीजिए। माँ मार्च में तो बहुत सारे गीत हैं। मैंने आपका राजा रिसालू देखा, मुझे बहुत, मतलब उसकी क्लासिक ही बहुत पसंद है। जी जैसे आपने सुनील बताया भाई, कि मार्च की जितनी भी धुनें हैं सब शास्त्रीय सा से गढ़ी हुई है, पूरा शास्त्रीयता है उसमें। जी वो कहीं से कहीं तक लोक नाट्य तो है, लेकिन उसकी पकड़ जो है, दादा भी और हमारा जो ग्रुप है हाँ उस्ताद कालूराम माच अखाड़ा, हाँ, वो सिर्फ इसीलिए अच्छा मैं उसको मानता हूँ कम से कम कि हम लोग सुर और ताल के मामले में बिल्कुल परफेक्ट है, हमको कोई नहीं पकड़ सकता। मजबूत, बिल्कुल सही। उसका एक कारण हमारा स्तंभ जो है हाँ पंडित ओम प्रकाश शर्मा, जो संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित है, मध्य प्रदेश के तुलसी सम्मान से, शिखर सम्मान से सम्मानित है। क्या सरकार ने उनको ऐसे ही ये सब पुरस्कार दे दिए? नहीं, वो उनकी तो तपस्या है, उनकी निष्ठा है, उनकी लगन है। प्रतिबद्धता में उनका कोई बराबरी नहीं कर सकता। और तो हमेशा ऐसे गुरु के साथ उत्कृष्ट रचने वाले व्यक्तित्व है वो हमेशा। वो भी बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने जो नाटक तैयार किया वो उनका हस्ताक्षर है। बिल्कुल। आप पहले आप उसमें बनते थे स्त्री पात्र, फिर बाद में अब ये सुंदरलाल मालवी बनते हैं, वो भी हाँ कार्यक्रम हाँ देख रहे हैं। तो जी जी जी। मैं कुछ एक आध कोई मार्च का कोई पद या पाठ कुछ आप सुनाना चाहो। हमारे पास लगभग अभी 10 मिनट करीब है बातचीत को। हाँ, मार्च का जो आपको याद हो, ऐसा नहीं। एक स्टेंजा याद है, मैं सुनाता हूँ। वो महिला पात्र का है। अच्छा अच्छा, जो पहले किया था आपने। जी, पहले जो चंद्रकला सूरजकरण में चंद्रकला बना था, हाँ वही, उसकी 2 लाइनें आपको हाँ वही सुनिए। क्या है। ए जी सूरज करन प्यारा, ए जी सूरज करन प्यारा, ए जी सूरज करन जी, हरी चंद्र कला चल आई मारा राज भला, चंद्र कला चल चला आई मारा राज, मेवा मिसरी भर लाई थाल में जीरा, सूरज करन प्यारा सूरज करन, हाँ हाँ सूरज करन थारी, चंद्र कला चल आई मारा राज भला, चंद्र कला चल आई मारा राज, मेवा मिसरी भर लाई थाल में जीरा। ये चंद्रकला का एक छोटा सा टुकड़ा था जो वो अपने प्रेमी सूरजकरण के लिए गाती है। जी। और राजा रिसालू फूल बदन जैसे ही की अभी पहली। एक जो
राजा रिसालू हमने किया था, उसमें फूल बदन, जो ये सुंदरलाल मालवी बैठे हैं, इन्होंने हाँ किया था हाँ, फूल बदन का रोल। वो उसकी पहेली की भी बात कर। एक जो रंगत थी वो मुझे बड़ी पसंद है, जी जी। जो मैं आपको गा के सुनाता हूँ। सुनील भाई, अब तो क्या है कि उम्र काफी हो गई, लगभग मैं 62 साल रनिंग कर रहा हूँ। ये तो तो अब वो गले में वो जोश, वो खरोश, और वो जो एक बारीकी थी, अब वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। ऐसा ऐसा फिर भी मत मैं कहिए, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। जी आज आजकल तो 60 की उम्र में जो जो है वो भरपूर जवानी की उम्र, ऐसा कहा जाता बस है। बस। तो आप ये तो ध्यान वो रखना। एक फूल फूल बदन की एक रंगत है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। हाँ हाँ। अ, क्या थी? फूल बदन। ए जी हम फूल बदन सी, नहीं मैं भूल रहा हूँ। ए जी हम, नहीं याद नहीं आ रहा, मैं हाँ थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ उसको। हाँ हाँ, कुछ। ए जी हम फूल सी कोमल, फूल बदन है नाम के म्हारे, रूप दियो जी भगवान। ए जी हम फूल सी कोमल, फूल बदन है नाम के म्हारे, रूप दियो जी हाँ हाँ, भगवान। क्या बात। बड़ी अच्छी, क्या रंगतें होती हैं, क्या मजा आता है। ये कुल तो मिला के ओम दादा का ये कहना है कि भले वो नाटक हो, संस्कृत नाटक हो, हिंदी नाटक हो या लोक नाट्य हो, सब आनंद का पर्याय है। ये सब आनंद और श्रद्धा के साथ किया जाए तो इसका जीवन में आनंद ही अलग होता है। आनंद, ये बहुत जीवन की बहुत सारी विद्रूपताओं का भी सामना करने की शक्ति देते हैं, एक तरह से पूरक होते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारी कलाएं हैं, इन सबका महत्व ऐसी नहीं है। संस्कृत नाटक को लेकर भी आपका रुझान जो है उसको लेकर, यहाँ मध्य प्रदेश में तो उस तरह से किसी ने काम किया नहीं इतना रेखांकित किए जाने वाला। पर आपके जी जी कमिटमेंट रहे, आपको, आप भोपाल में, मुझे याद है प्रेम गुप्ता के एक नाटक, एक वर्कशॉप में आप आए थे। तब जी जी जी। तभी मेरे को ने ये भी जाना था कि आप संस्कृत नाटक के क्षेत्र में भी कर रहे हैं इतना सब लंबा काम। उसकी भी एक छोटी सी कहानी है सुनील भाई। जी। मैं 1994 में कालिदास एकेडमी में अपॉइंट हुआ। धीरेन्द्र जी। परमार जिनके साथ मैंने अपनी रंग यात्रा शुरू की थी, उन्हीं के अवसान से जिस पद पे वे थे वो पद मुझे दिया गया, शोध सहायक नाट्य का। हाँ। 1994 में मैं वहां आया और 1996 में मुझे स्थायी रूप से वहां पर रख लिया गया। हम्म। हिंदी थिएटर तो काफी किया, लेकिन जब मैंने सोचा कि अब मैं ऐसी एकेडमी में आ गया हूँ जो कालिदास संस्कृत अकादमी है, संस्कृत अकादमी भी बाद में जुड़ा, पहले सिर्फ कालिदास अकादमी हुआ करती थी। हम्म। तो मैंने कहा हिंदी थिएटर तो बहुत किया, जब अपन अब एक इसी संस्था में आ गए कि हमें संस्कृत के लिए काम करना है, तो फिर मैंने हिंदी थिएटर को नमस्कार किया कि हाँ अब मैं हिंदी नाटक कभी नहीं करूंगा, अब करूंगा तो सिर्फ संस्कृत नाटक करूंगा। हाँ, ये सब कड़े फैसले होते हैं। और बड़ा ये भी सौभाग्य रहा, एक और विद्वान संस्कृत नाट्य के, बड़े विद्वान संस्कृत नाट्य शास्त्र के, कमलेश कम दत्त त्रिपाठी, कब तक दज त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही। वो 2003 में पुनः कालिदास एकेडमी के डायरेक्टर बन के आए। वो जबकि कालिदास एकेडमी के दूसरे डायरेक्टर थे, पहले डायरेक्टर सबसे पहले जो स्थापना हुई थी आद्य रंगाचार्य उसके डायरेक्टर हुआ करते थे। जी जी। जब एकेडमी बनी थी पहले निदेशक थे आद्य रंगाचार्य, आदि रंगा का जी। दूसरे डायरेक्टर के रूप में आए कमलेश दत्त त्रिपाठी, जी जी। जिन्होंने कालिदास एकेडमी को विश्व पटल पर स्थापित किया। वो स्वर्णिम काल था कालिदास एकेडमी का। बिल्कुल, ये बात कही जाती है। बिल्कुल। और हाँ। तो उसके बाद में 2003 में
कमलेश दत्त त्रिपाठी पुनः डायरेक्टर के रूप में एकेडमी में आए, हाँ, तब उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुमको नाटक करना है, तुमने बहुत नाटक करे हैं। मैंने कहा हाँ, अब मैं करूंगा, और करूंगा तो सिर्फ संस्कृत नाटक ही करूंगा। हाँ, हाँ, तो सबसे पहला मौका उन्होंने मुझे दिया। 2004 में कालिदास समारोह में मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम की हाँ, उपस्थापना की। 2005 में मैंने मालविका अग्निमित्रम किया, क्या नहीं बात, विक्रम ओशियम किया। विक्रमोर्वशीय, 2006 में 7 में मालविका अग्निमित्रम किया। और उसी के साथ उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि प्रतिवर्ष कालिदास एकेडमी एक संस्कृत नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करेगी। हाँ, 21 दिवसीय 3 सप्ताह व्यापी एक संस्कृत नाट्य कार्यशाला आयोजित करेगी, जिसमें बच्चों को तुम संस्कृत थिएटर पढ़ाओगे और संस्कृत थिएटर कैसे होता है, क्या होता है, और एक संस्कृत की नाट्य प्रस्तुति तैयार करोगे। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती वाला काम था। उसमें मैंने शशधर आचार्य को आप जानते होंगे, दिल्ली के छऊ के बहुत बड़े सिद्धस्थ कलाकार जी, गुरु शशधर आचार्य, उनको मैंने जोड़ा। संगीत के लिए मेरे पास पंडित ओम प्रकाश शर्मा का वरद हस्त था ही, और मैं खुद, हम तीनों की एक ऐसी ट्यूनिंग बन गई संस्कृत थिएटर को लेके कि काम धड़ल्ले से आगे 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 और आगे चलता गया। तो 2004 से संस्कृत नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन शुरू हुआ, जो प्रतिवर्ष कालिदास संस्कृत अकादमी करती रही। और उसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी थी कि दूसरे लोग तो कम जुड़ते थे, हिंदी थिएटर के लोग, उसमें हम लोग जो पूरे देश में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान संचालित होते हैं, जी जी, जयपुर में, भोपाल में, श्रृंगेरी में, जम्मू में, तो वहां हम लेटर भेजते थे कि जो भी संस्कृत नाट्य में इच्छुक छात्र आपके हों उन्हें भेजिए, उनके रहने खाने की व्यवस्था हम करेंगे और उनको हम प्रशिक्षित करेंगे। तो वहां से कहीं से जम्मू से 4 लड़के आ गए, श्रृंगेरी से 5 लड़के आ गए, केरल से 2 लड़के आ गए, जयपुर से 5 आ गए, भोपाल से 4-5 आ गए। ऐसे 20-25 लोगों का, बच्चों का एक टीम बन जाती थी। बच्चे तो नहीं, किशोरी होते थे, अच्छे होते थे। हाँ। और उसके लिए मैंने भास के नाटकों को चुना, क्योंकि भास के नाटक छोटे छोटे होते हैं, 1-1 घंटे के नाटक होते हैं, छोटे छोटे नाटक। कर्णबार है, मध्यम वायोग है, दूध घटोत्कच है, उरुभंगम है। हाँ। तो उनको छऊ शैली में पारंगत करके मार्शल आर्ट की जो गति अभिनटन होता है, उसमें मैं शशधर आचार्य का सहयोग लेके उनसे सब प्लानिंग करके कि यहाँ ये चाहिए, यहाँ ये चाहिए। वो दिन रात वो भिड़े रहते थे। सुबह 8 बजे वही रंगमंडल में जो हम लोगों को ट्रेनिंग मिली थी, सुबह 8 बजे से मैं काम शुरू करता था सुनील भाई, और रात को लगभग 10-11 बजे में उन लोगों को छोड़ता था। क्या बात, तभी वो काम हो पाया। तो ये उसका एक फायदा ये भी हुआ कि भास के जितने नाटक थे, मैंने इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान सभी संस्कृत में, मूल संस्कृत में उनको करा जी। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी इन दिनों आपके मन में क्या है सुनील भाई? मन में तो बहुत कुछ है, इच्छाएं। क्रिएटिव लेवल पे क्या है? सृजनात्मक बोध और क्षमताएं क्या कहती? क्या छूटा हुआ है, क्या रह गया? अगले वर्ष तो मैं कालिदास एकेडमी से रिटायर हो रहा हूँ जुलाई में। पहली बात तो ये उससे, हाँ, वो राजेंद्र अवस्थी की पहचान वो है भी नहीं जी। एक सपना है जी। एक सपना तो मेरा पूरा हुआ है। जो माच की रंगतें थी जी, उनको पंडित ओम प्रकाश शर्मा के माध्यम से मैंने सुरक्षित करवाया। अपने जो जनजाति संग्रहालय है उसमें एक प्रोजेक्ट बना के जितनी भी माच की 85 धुनें, उनका स्वर लिपि तैयार करके ऑडियो करवा के मैंने माच को वहां पर सुरक्षित करवाया। ये आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो सुन रहे हैं, उन सब के आशीर्वाद से ये एक बहुत बड़ा काम मेरे माध्यम से हुआ है। मैं उसके लिए अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। दूसरा, मेरे मन में 2 नाटक करने की और कल्पना है। अभी हम भाई साहब ये 10 सेकंड में कट कर देगा।
बिल्कुल बिल्कुल, बस दो दो बात की मेरी जो भावी योजना है वो बता रहा हूँ कि मृच्छकटिकम मुझे एक तो करना है हम्म। मूल संस्कृत में, दूसरा। जो मेरी बचपन से इच्छा है। दूसरा,